डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछले कई दिनों से एक टॉपिक लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि भारत और भूटान के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक भी बातें उठने लगी हैं कि क्या भूटान का विलय भारत में हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने पहले बात की। अभी कुछ समय पहले सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भूटान के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जो है भारत कनेक्टिविटी के माध्यम से भूटान तक पहुंच प्राप्त कर रहा है। भारत से एक रेलवे चलेगी जो भूटान के शहर तक जाएगी। भारत का शहर असम जो है वहां से लेकर ये रेलवे लाइन जो है भूटान के गेलेफू शहर तक ये जाने वाली है। क्या है पूरा मुद्दा, गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। क्यों भारत सरकार की विदेश नीति के तहत भूटान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। क्यों सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान जो है अब भूटान पर केंद्रित कर रही है। पहले सरकार की परियोजनाएं बांग्लादेश और म्यांमार पर केंद्रित रही हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार जो है भूटान को सेंटर में रखकर आगे बढ़ रही। पूरी गहराई से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की जो फ्यूचर को लेकर या भविष्य की किस तरह की संभावनाएं हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के पास आ जानी चाहिए, वो ये है कि असम के कोकराझार से लेकर भूटान के गेलेफू शहर तक सरकार एक रेलवे लाइन बिछाने वाली है, जिसकी जो ओवरऑल लेंथ अगर हम लोग देखें तो लगभग 69 किलोमीटर होने वाली है। और ये परियोजना जो है सरकार की तरफ से मतलब भारत सरकार ही इसके लिए पैसा लगाने वाली है और लगभग 3500 करोड़ रुपए का निवेश सरकार की तरफ से इसको लेकर किया जाने वाला है। अब इतनी आप सोच के देखो 3500 करोड़ रुपए सरकार खुद लगाने वाली, क्या जरूरत है इस रेलवे लाइन की। एक तो आपको पता है कि भूटान जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है भारत के। भारत जो है उसकी पंचवर्षीय योजनाओं में भी सपोर्ट करता रहता है। दूसरा, भूटान की रणनीतिक लोकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार भूटान को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती, है ना। तो रेलवे लाइन जो है वो दोनों देशों के बीच में बिछाई जा रही है। असम से लेकर भूटान तक चीज़ें होने वाली और इसको लेकर फाइनल परियोजना तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द जो है रेलवे लाइन वहां तक बिछ जाएगी और सरकार की कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में बढ़ जाएगी। इस चीज को लेकर भूटान के जो पीएम है उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद किया। इवन वो कई बार भारतीय प्रधानमंत्री का थैंक्स बोल चुके हैं। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने भूटान को लगातार सपोर्ट किया है, उसके चलते वो कई बार भारत का दिल से धन्यवाद अदा कर चुके हैं। अब पूरे मैटर को थोड़ा सा और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है 1949 में दोनों देशों के बीच में मित्रता संधि होती है और वही भारत और भूटान के बीच संबंधों का एक प्रमुख आधार भी बनाता है ना। 1971 में जो भूटान है यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना, वहां पे भी भारत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया भूटान को। अगर और ज्यादा सहयोग की बात करें तो भूटान की जो पंचवर्षीय योजनाएं लगभग 1971 से स्टार्ट हुई हैं, उनको लगातार भारत के द्वारा फंडिंग की जाती रही है। अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की तरफ से लगभग 4500 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है भूटान को की गई है। उसके अलावा 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार की तरफ से पहले ही 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की बात कह दी गई। सरकार लगातार जो है भूटान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसकी कुछ वजहों को हम लोग थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि भूटान हमारे लिए क्यों इतना जरूरी। एक छोटा सा देश है, एक शांति प्रिय देश है, खुशहाल देश के तौर पर भूटान को जाना जाता है ना। और इसी चीज को लेकर बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि एक हैप्पीनेस या एक हैप्पी कंट्री है, वो भारत में भी विलय क्यों होना चाहेगा या भारत के इतने क्लोज आने का की क्या वजह हो सकती है। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, जो भूटान की अपनी सिचुएशन है ना, या उसकी जो अपनी राजनीति है, वहां के जो लोग हैं वो तो शांति प्रिय लोग हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, है ना। थोड़ा उनको ज्यादा लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं। लेकिन बात यह है कि भूटान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो उसको थोड़ा सा संवेदनशील बना देती है। आपको पता है 2 बड़ी पावर्स हैं, एक भारत है, एक चीन है ना। दक्षिण एशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत एक बड़ी पावर के तौर पर है। पूर्वी एशिया के तहत देखोगे तो आपको चीन एक बड़ी पावर के तौर पर दिखेगा। ऐसी सिचुएशन में जो एशिया वाला क्षेत्र है, इसके तहत चीन ने एक प्रतिद्वंदिता शुरू कर रखी है। मैं आपको बताता हूं, भारत जो है सीधे तौर पर टकराव पैदा नहीं करता है, लेकिन चीन ये चाहता है कि एशिया में जब सुपर पावर की बात हो या एशिया में किसी एक देश की बात हो तो सिर्फ चीन की बात होनी चाहिए, बाकी सभी देश चीन के जूनियर होने चाहिए। लेकिन भारत को आपको पता है, भारत ने ना ही आज तक जो है रशिया का जूनियर बनना चाहा है
ना ही भारत ने आज तक अमेरिका की जो है सुप्रीमेसी को स्वीकार किया है, उसका जूनियर भारत आज तक नहीं बना है, तो फिर चीन तो किस खेत की मूली आपको समझना होगा। एशिया में हमने कभी चीन को नहीं कहा है कि आपके साथ हमारा कंपटीशन है, लेकिन चीन को प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि युद्ध हो चुका है भारत और चीन के बीच में, तो चीन को लगता है कि भारत जो है उसका कॉम्पिटिटर है, इसलिए भारत को कमजोर बनाने का वो हर प्रयास करता रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में भूटान जो है बफर स्टेट के तौर पर है, दोनों देश के बीच में उसकी लोकेशन है, तो चीन लगातार एफर्ट करता रहता है कि भूटान चीन के प्रभाव में काम करे। आप सोच के देखो, लगभग मैं अगर भारत के सभी पड़ोसियों की बात करूं ना, आप 1 मिनट के अंदर चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से चीन के पाले में बैठा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दोनों देश जो हैं भारत को थोड़ा सा दुश्मन के नजरिए से देखते हैं, तो आपस में ये लोग दोस्त बन के बैठ गए। कई बार चीन और पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया है कि हमारी जो दोस्ती है ना वो हिंद महासागर से भी गहरी है और हिमालय से भी ऊंची। इस तरह की बातें जो हैं दोनों देशों के द्वारा कही गई। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो पिछले कुछ समय से नेपाल जो है चीन के बहुत ज्यादा प्रभाव में आ गया है। अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि म्यांमार में लोकतंत्र को हटाकर वहां पर सैन्य शासन लाने वाला देश, अगर एक देश का आप नाम लेंगे तो वहां पर आपको चीन का नाम देखना पड़ेगा। वहीं बांग्लादेश के अंदर अभी हम लोगों ने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखी है, लगातार कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की कि बांग्लादेश जो है चीन के पाले में किस तरीके से जा रहा है, चीन को आमंत्रित कर रहा है कि आइए भाई बंगाल की खाड़ी में अपना विस्तार करिए, है ना। तो ये जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, बहुत ज्यादा चीन के प्रभाव में देखने को मिलता है। श्रीलंका के कई सारे बंदरगाह जो हैं ऑलरेडी चीन के पास पड़े हुए हैं, है ना, लीज पर 100 सालों के लिए उसने ले रखा है ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को चीन किस तरीके से इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता रहता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये पूरी सिचुएशन में एक भूटान है जो चीन के प्रभाव में नहीं आता हुआ दिख रहा है। उसकी अपने रीजन है, क्यों? क्योंकि तिब्बत को जबरदस्ती तरीके से जो है चीन ने कैप्चर किया, भूटान को ये चीज कभी अच्छी नहीं लगी। और दूसरा, शुरू से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे भारत ने भूटान को सपोर्ट तो बहुत ज्यादा किया है, लेकिन भारत ने कभी भूटान को धमकाने की कोशिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते भूटान भारत के ज्यादा क्लोज है ना। डोकलाम वाला इशू हम लोगों ने देखा था, उस समय भूटान ने भारत का साथ दिया था और वहां पे सेना खड़ी रही, भूटान ने सपोर्ट किया। इन सब चीजों के चलते चीन तिलमिला गया है और उसने कहा है कि साकेत वन्य जीव अभयारण्य जो भूटान का है ना, वो उस पर चीन का अधिकार। चीन की ये आदत है, जैसे वो जो अरुणाचल प्रदेश को जो है दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, तो इस तरह की फालतू बातें जो है चीन हमेशा करता रहता है, इसलिए उसने भूटान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब भारत को लगता है ना कि कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। देखो, हो सकता है ऑफिशियल तरीके से भारत और भूटान के विलय को जो है कहा ना जाए या इसकी अनाउंसमेंट ना की जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि भूटान जो है ना वो भारत का राज्य ही है। क्यों? क्योंकि भूटान को बहुत ज्यादा सेंटर में रख के सरकार आगे बढ़ रही है। किस तरीके से जो है सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार को आगे बढ़ना है, किस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसको चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर आगे बढ़ना है, किस तरीके से पूर्वोत्तर के विकास को आगे बढ़ाना है। जैसे अभी जो है असम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही, तो असम भी तो पूर्वोत्तर का राज्य ही है। तो किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में जियोपॉलिटिक्स में अपने आप को सुप्रीमेसी के तौर पर रखना है, इन सब चीजों के लिए भूटान भारत सरकार की वर्तमान अगर आप देखेंगे तो फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में देखने को मिलेगा। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चीन के लिए कई दिक्कतों का सामना हम लोगों को क्रिएट करना है। भारत किसी से टकराव नहीं चाहता है, भारत किसी से लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन जब बात संप्रभुता की आती है, जब बात एकता और अखंडता की आती है, तो हर एक कदम उठाना जरूरी है जिसके चलते हमारे देश की संप्रभुता पर किसी तरह की कोई आंच ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।